हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड सप्लाई चैप्टर जो है ना, ये इकोनॉमिक्स के दिल धड़कन दोनों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स चलती ही डिमांड सप्लाई से है। टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर नंबर 1 में याद करो, आपने पढ़ा था ना, टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो पढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि डिमांड सप्लाई के बिना इकोनॉमिक्स चलती ही नहीं है दोस्तों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, और ये चैप्टर के बेसिक जो टॉपिक्स हैं कई चैप्टर्स में आपको यूज होंगे। फॉर एग्जांपल अभी चैप्टर नंबर 4 आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहां पर ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड का यूज होगा। तो डिमांड का यूज तो बेटा हर जगह हो रहा है। आप 12th में भी जाओगे, आप आगे भी जाओगे, आप किसी भी कोर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो डिमांड सप्लाई के बेसिक्स तो यूज होने ही होने हैं। अब कई लोग क्या समझते हैं, कई बच्चे क्या समझते हैं, डिमांड सप्लाई तो बेसिक बस हो जाता है चैप्टर। बेटा मैं कह रहा हूं कि आसान से आसान चैप्टर भी हो ना, उसको भी आप बारीकी से समझो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आसान चीजें हमसे नहीं हो पाती, मुश्किल हम कर लेते हैं। ये बात बहुत बढ़िया बात बताइए मैंने आपको, ये आपके साथ होता होगा और सबके साथ होता है। हम कभी-कभी मुश्किल चीजें कर जाते हैं, आसान चीजों पे अटक जाते हैं। तो आप हल्के में किसी चीज को ना लिया करें, सब चीज में बी कॉन्शियस। कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि डिमांड चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन बन जाएं जो आपको नहीं आते, क्योंकि आपने सोचा कि बहुत आसान चैप्टर है, हो जाएगा, आपने बहुत लीनियंसी कर दी, लापरवाही कर दी। तो मैं आपको बोलूंगा कि डिमांड चैप्टर आसान है, नो डाउट, लेकिन किस चैप्टर में से क्या आ जाए हमें नहीं पता। तो आप हर टॉपिक को ऐसे समझेंगे कि ये मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी चैप्टर। ओके, तो थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले बताऊंगा आपको मैं डिमांड क्या, बहुत डिटेल में, बहुत आराम से। डिमांड के टाइप्स होंगे, डिमांड के फैक्टर्स होंगे, डिमांड को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड और बाकी टॉपिक भी बहुत सारे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करेंगे हम डिमांड की बेसिक डेफिनेशन से। डिमांड होता है, अब तक हम बोलते थे डिमांड मीन जो मेरे को चाहिए मेरी डिमांड, ये मुझे चाहिए मेरी डिमांड है, मेरे को ये दे दो मेरी डिमांड है। ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड को बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो क्या समझाया गया बेटा कि डिमांड का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, कि मान लीजिए बेटा आपके पास आज 100 रुपए होते, यू हैव 100 रुपीज। आप सोचते हो कि मैं इस 100 रुपए से कुछ खरीदता हूं, कुछ लेता हूं। आप जब मार्केट में कुछ लेने के लिए जाते हैं 100 रुपए, क्या लेने जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एक अपने लिए एक नोटबुक लेने के लिए जाते हैं। आप देखते हैं कि मुझे क्लासमेट की नोटबुक चाहिए, ज्यादा पेजेस वाली, और आपने सोचा कि ये नोटबुक आ जाएगी 100 रुपए में, क्या बड़ी बात है। आप जब वहां पर गए तो आपने बोला मेरे को इतने पेजेस की नोटबुक चाहिए, ज्यादा पेजेस वाली नोटबुक चाहिए। तो आपको शॉपकीपर बोलता है कि ये नोटबुक जो है 130 रुपीज की, 130 रुपए की है। आपने देखा आपके पास तो 100 रुपए थे। अब आपके पास 100 रुपए थे, बुक 130 रुपए की है, 130 रुपीज। अब क्या सोचते हैं वहां पर कि मेरे पास तो 130 रुपीज नहीं है, 30 रुपए मुझे कम पड़ रहे हैं। आप लोग उस समय उस नोटबुक को परचेज नहीं कर पाए, क्योंकि आप एबल नहीं थे। आप खरीदना चाहते थे दोस्तों, आप विलिंग थे, लेकिन आप एबल नहीं थे, आप खरीद नहीं पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं थे जितने की नोटबुक थी। यहां पर आप डिमांड नहीं कर पाए। अब डिमांड होता क्या है, सुनना ध्यान से। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, बहुत प्यारी सी, बहुत सिंपल सी। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, the quantity of a commodity that a consumer that a consumer is willing to buy is willing to buy and able to buy। मेरी बात समझना, willing to buy and able to buy at a given price and at a
गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, डिमांड वो है जो हम ये बोलते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम गिवन प्राइस पे खरीदने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब और डिटेल में समझो, ध्यान से समझो बेटा। तो बेटा जब तक आप कोई भी कॉमोडिटी को खरीदने के लिए नंबर 1 विलिंग होने चाहिए, नंबर 2 एबल भी होने चाहिए। आप विलिंग है पर एबल नहीं। एबल मतलब क्या है कि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास। तो जब तक आपको प्राइस गिवन नहीं होगा, मेरी बात समझना, जब तक आपको प्राइस नहीं पता होगा कितना है, आप कैसे समझ पाएंगे कि आप खरीदने के लिए एबल हैं? तो प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड में। विद रेफरेंस टू प्राइस डिमांड को देखा जाता है, आपको समझ में आ गया। विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। आप विलिंग है, एबल नहीं है, डिमांड नहीं कहलाए। अब हम बोल सकते हैं अगर, हाँ, अगर आपके पास 130 रुपए होते, आप नोटबुक को खरीद लेते, मैं तब बोलता कि आपने डिमांड की। अब समझ में आया डिमांड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को खरीदने के लिए विलिंग और एबल दोनों होते हैं ना, तब हम डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिमांड कर ही नहीं सकते। हम खरीदना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, वो डिजायर्स हैं हमारे। वो क्या है? डिजायर। वांट भी हो सकते हैं, नीड भी हो सकती है, पर जब तक खरीदा नहीं तब तक डिमांड नहीं कहलाए। जब तक खरीदने के लिए एबल नहीं हो जाते, तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते उतने, आप तक डिमांड नहीं कर सकते, तब तक आपके डिजायर्स हैं। तो डिजायर, वांट, डिमांड सब अलग बात है। सबको सेम ना समझे, सबको मिक्स ना। ओके, तो डिमांड मीन्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, कितनी क्वांटिटी, कमोडिटी मतलब कोई भी गुड, किसी चीज की एक कंज्यूमर खरीदने के लिए विलिंग भी है, एबल भी है, और गिवन प्राइस पता होना चाहिए, और पीरियड ऑफ टाइम का क्या सेंस है उसको समझ। आप आज गए 130 की थी, अब 4 दिन बाद आए 130 लेके 135 की हो गई, अब फिर नहीं खरीद पा रहे। तो टाइम का भी यहां पर यूज है। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम, प्राइस, एबिलिटी, विलिंगनेस, ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, इनसे बनता है ओवरऑल डिमांड। तो आई होप आपको डिमांड का मीनिंग समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल टू बाय एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या करेंगे? मैं डिमांड को मैं डिमांड को 2 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। डिमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड। कौन सी डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड। और दूसरी है मार्केट डिमांड। डिमांड के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, इनके फैक्टर्स भी अभी आगे आने वाले हैं डिटेल में। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर की बात हो रही है, यहां पर भी हमने लिखा है अ कंज्यूमर, मतलब कि एक कंज्यूमर की बात हमने यहां पर भी। इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन और डिमांड की डेफिनेशन आप सेम लिखेंगे, एक कंज्यूमर की जहां पर बात हो रही है। ओके, अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज मार्केट डिमांड, तो आप डेफिनेशन को चेंज क्या लिखेंगे सुनिएगा। ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, बट चेंज क्या है ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर ना लिख के, ऑब्वियसली बात है मार्केट में एक कंज्यूमर नहीं है, मार्केट में मेनी बायर्स है। तो मार्केट डिमांड जो बनती है इंडिविजुअल डिमांड से बनती है, हर इंडिविजुअल की डिमांड को प्लस करके मार्केट डिमांड मिलता है। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स, अगर आप लिख देंगे यहां पर all consumers are able to buy, willing to buy at a given price and given period of time to market। जहां पर अ कंज्यूमर है वहां पे आपने बोल दिया ऑल कंज्यूमर्स। जब भी बात ऑल कंज्यूमर्स की होगी, इट मींस आप मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड में हम क्या बात करते हैं कि मार्केट डिमांड जो होती है वो इंडिविजुअल डिमांड का सम टोटल होती है, और मार्केट डिमांड की डेफिनेशन जो है वो ये है
the quantity of a commodity that all consumers are willing to buy and able to buy at a given price and at a given period of. तो मार्केट डिमांड जो है, एक लाइन में आपको मैं अगर बोलूं, इट इज सबमिशन। मार्केट डिमांड जो होता है वो सबमिशन होता है किसका? ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके आपको हमेशा मिलेगा मार्केट डिमांड। ये बात आपको भूलनी नहीं। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, आपको समझ में। अब हम बात करेंगे कि डिमांड को, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ, पहले करेंगे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद करेंगे मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स। आप बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। देखा जाए तो टॉपिक का नाम वैसे है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है कि डिमांड किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, डिमांड किसका फंक्शन। सबसे पहली बात आपने पढ़ी डिमांड प्राइस का फंक्शन। प्राइस चेंज होगा, डिमांड भी चेंज। आपको समझ में आती है बात। डिमांड फंक्शन जो है वो दो तरह का है। एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, और एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन जो हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन दोनों चीजें अलग अलग हैं। डिमांड फंक्शन होता क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझाऊंगा आपको व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सुनेंगे ध्यान से। हम अगर बात करें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, कि एक कंज्यूमर की डिमांड किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकती है, उन्हें आप फैक्टर्स बोल लो, डिटर्मिनेंट्स बोल लो। तो सबसे पहली बात जो मैं लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, कि इंडिविजुअल डिमांड जो है, डिमांड फॉर एनी कमोडिटी एक्स वाई जी इज फंक्शन ऑफ। डिमांड जो है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, अब मैं लिखूंगा। तो सबसे पहली बात, डिमांड का जो पहला फैक्टर होता है वो होता है पीएक्स, मतलब प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ गिवन गुड। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था नोटबुक का। नोटबुक के प्राइस से नोटबुक की डिमांड इफेक्ट होगी ना। नोटबुक के प्राइस बढ़ेंगे, हम डिमांड कम कर पाएंगे। प्राइस कम हो गया, हम डिमांड ज्यादा भी कर सकते हैं। तो डिमांड का जो पहला डिटर्मिनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइस ऑफ गिवन गुड या प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ कमोडिटी के बाद हम बात करेंगे, देखो कौन सा फैक्टर डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। ये सारी बातें हम आज क्लास में सिर्फ यही करेंगे आज, बहुत डिटेल में। तो पीएक्स के बाद नेक्स्ट आएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो गुड्स पढ़ेंगे हम, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कैसे अफेक्ट करती है डिमांड। इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसको वाई से डिनोट कर रहा हूं मैं। इनकम कैसे डिमांड को अफेक्ट करेगी, हम पढ़ने वाले हैं आज। उसके अलावा बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स सब आ जाएगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, कि आगे जाके फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेंगे तो आज क्या डिमांड इफेक्ट होगी उससे, ये भी हम पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने प्राइस ऑफ गिवन गुड को रेड पेन से लिखा है क्योंकि ये एक अलग फैक्टर है, स्पेशल फैक्टर है। बाकी फैक्टर्स मैंने ग्रीन से लिखे हैं, उन्हें बोलते हैं अदर फैक्टर्स। डिमांड को अफेक्ट करने वाले, बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले पांच फैक्टर्स हैं। पांच में से एक जो है वो प्राइस है, वो गिवन कमोडिटी का प्राइस है। उसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है ना, इनको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। इस बात को कभी भी भूलना मत। प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पांच डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड जो है ना वो पांच फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकती है। ये पांचों डिटर्मिनेंट्स मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। सबसे पहले समझाऊंगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी या फिर प्राइस ऑफ गिवन गुड। बहुत आराम से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
प्राइस ऑफ गिवन गुड या प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। मैं कह रहा हूं कोई भी कॉमोडिटी अगर उसके प्राइस, देखो आप हमेशा जब भी कुछ खरीदने के लिए जाते हो सबसे पहले आप पूछते हो भैया इसका प्राइस क्या है। आपको पसंद आया या कम पसंद आया, आप प्राइस पूछते हो। अब जब लेना होता है तो आप प्राइस पूछते हो, नहीं लेना होता लेकिन लगता है कि यार ये मेरे को पसंद आने वाला है या आ सकता है, तो भी आप प्राइस पूछते हो। आप सबसे पहले प्राइस पूछते हो। क्यों पूछते हो? क्योंकि प्राइस से ही पता चलेगा कि आप लोगे इसको या नहीं लोगे, आप डिमांड करोगे या नहीं करोगे। तो प्राइस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब मान लीजिए जो चीज आप लेने के लिए मार्केट में गए, आपने उसका प्राइस पूछा कितना है, आपको लगा बहुत ज्यादा प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस है, तो आपके माइंड में क्या आता है कि नॉट वर्थ इट, इसको मैं अभी नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहिए, प्राइस बहुत ज्यादा है। इट मीन्स प्राइस बढ़ने पर शायद आपकी विलिंगनेस और आपकी एबिलिटी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। उन दोनों की वजह से आप डिमांड कम कर देते हैं। प्राइस बढ़ने पर मेरा जनरल क्वेश्चन है कि डिमांड क्या होगी। आप बोलोगे सर कम। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो बहुत पसंद है, फिर तो मैं ले लूंगा प्राइस कितने भी ज्यादा हो। यस, एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस भी हम पढ़ सकते हैं, बट क्लास 11th में सिर्फ हम पढ़ेंगे प्राइस जर्नल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, एक जर्नल बात हो रही है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है। नॉर्मली आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि प्राइस बढ़ने से आप हमेशा डिमांड जो है वो कम करते हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं भी कह रहा हूं। नॉर्मल जर्नल केस में प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम करता है कंज्यूमर, और प्राइस के कम होने पे कंज्यूमर हमेशा डिमांड को बढ़ाना चाहता है, उसको लगता है कि सस्ती है चलो ले। तो प्राइस ऑफ गिवन गुड और क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ेगी। ये बात आप बार बार इस चैप्टर में पढ़ोगे, तो मैं आपको एक ही बार अच्छे से समझा चुका हूं कि प्राइस ऑफ गिवन गुड, हमने डिमांड के अंदर दो डिमांड थी, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल डिमांड का पहला फैक्टर हमने समझ लिया, प्राइस ऑफ गिवन गुड। ये हमने पहला फैक्टर कंप्लीट कर। अब मैं आपको समझा सकता हूं कि डिमांड फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसकी डेफिनेशन पेपर में अगर आ जाए 1 मार्क्स की, तो आप क्या लिखोगे? बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप, बोलेंगे द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इंडिविजुअल डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डिमांड। बहुत सिंपल, ओके। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आप 5 फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हो। सबसे पहला प्राइस ऑफ गिवन गुड, जो आप कर चुके हो। अब जो बाकी फैक्टर्स हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा फैक्टर जो है बेटा, दूसरा फैक्टर जो है वो डिमांड का, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत अच्छा ये पॉइंट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, इसको ध्यान से करना है, बड़े अच्छे तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ गिवन गुड, सॉरी रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सबसे पहले आप बात करेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में रिलेटेड गुड्स क्या होती है। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है? जिनका आपस में कोई रिलेशन। मैं आपको इसके अंदर दो गुड्स समझाने वाला हूं। सबसे पहले गुड का नाम है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सी गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरी आएंगी यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, समझना। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है पहले ये समझेंगे, फिर समझेंगे कि इन गुड्स में प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। सबसे पहली बात हमने बताना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। देखो आप इस पॉइंट को एग्जाम में जब भी आएगा, आप वन बाय वन सबसे पहले समझाओगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, फिर पॉइंट्स में आंसर देना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, सुनेंगे ध्यान से। आपने बहुत बार सुना होगा नॉर्मल रूटीन लाइफ में, सब्स्टिट्यूट, these are those goods which can be used in place of each other, which can be used in place of each other। जिन गुड्स को हम एक की जगह पर दूसरा यूज कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट।
अब स्कूल्स में हर जगह पर आपको एग्जाम्पल दिया जो जाता है, बहुत कॉमन, बहुत पुराना सा एग्जाम्पल जो दिया जाता है, दैट इज टी एंड कॉफी। आपने बहुत बार सुना होगा टी एंड कॉफी, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। टी कॉफी के अलावा एग्जाम्पल और भी तो हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के। तो क्या क्या हो सकते हैं आप सोचिए। हम स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि हम अगर बॉल पेन यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह पर हम जेल पेन यूज कर सकते हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, हम पेप्सी की बात करें, तो पेप्सी अगर हमारे पास नहीं है, हम बोलते हैं भैया थम्स अप दे दो या कोका कोला दे दो। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि एक की जगह पर दूसरा हम यूज कर सकें, दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। तो इनमें डिमांड का इफेक्ट कैसे समझा सकते हैं, सुनेंगे ध्यान से। आपको ये बताना है इस पॉइंट के अंदर कि अगर प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ पेप्सी अगर इंक्रीज हो गया, तो डिमांड ऑफ कॉफी पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये समझो। अगर प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क, सॉरी, कोका कोला की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं गलत ले गया एग्जांपल थोड़ा सा। तो प्राइस ऑफ पेप्सी अगर बढ़ गए तो डिमांड ऑफ कॉक पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये बताना है। ऑब्वियस पेप्सी एंड कोका कोला आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कोका कोला की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आप बोलेंगे सर पेप्सी महंगी हो गई है, कॉक ले लेंगे, तो कोका कोला की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, राइट। ये आप समझ गए होंगे। तो एक गुड के प्राइस बढ़ने हैं अगर, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसकी डिमांड बढ़ जाए। मेरी बात समझना, बहुत सिंपल केस है, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्राइस ऑफ पेप्सी अगर बढ़ेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़े, क्योंकि पेप्सी महंगी हो गई। अगर मैं ये बोलता कि प्राइस ऑफ पेप्सी कम हो गए, कॉक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, आप बोलोगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि पेप्सी सस्ती है। समझ गए मेरी बात आप। तो इस तरह से आप समझाओगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल और हमारे पास है टी एंड कॉफी। अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप कॉफी की डिमांड कर सकते हैं, बोथ आर सब्स्टिट्यूट। इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ कॉफी विल। इस तरह से समझाना आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स के अंदर पहला पॉइंट। उसके बाद इसी के अंदर एक गुड और आती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, ध्यान सुनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ, टुगेदर, दोज गुड्स, दोज गुड्स which are used together, which are used together to satisfy a consumer want, to satisfy a consumer want। जिन गुड्स को एक साथ यूज किया जाता है कंज्यूमर के वांट सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जांपल क्या, एक साथ यूज करते हैं। देखो, हम अगर टी की बात करें तो टी के साथ हम लोग यूज करते हैं बेटा जी शुगर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम बात करें मान लीजिए कार की, तो बिना पेट्रोल के कार तो चलेगी नहीं, तो कार पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ रहा है आपको, जो एक साथ यूज होती हैं गुड्स उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, और एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करें टी, शुगर, कार, पेट्रोल, हम बात करते हैं पेन की, पेन के अंदर इंक है, इंक एंड पेन आर बोथ आर क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस तरह से एग्जांपल देते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड इफेक्ट कैसे होती है, मान लीजिए अगर कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, तो आपको बताना है कि पेट्रोल की डिमांड पे क्या फर्क। अगर कार के प्राइस बढ़ गए तो कार महंगी हो गई, कार लोग कम लेंगे। अब कार ही लोग कम लेंगे तो डिमांड ऑफ पेट्रोल भी आपकी कम होने वाली है। इस तरह से आप समझ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा। अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाते, शुगर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर टी के प्राइस बढ़ गए, लोग टी कम लेंगे, टी कम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है शुगर कहां डालेंगे, शुगर की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से समझाना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले बताओगे मीनिंग आप, दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट। उसके बाद आप समझाओगे। ओके, डन, आगे समझ। तो आपने डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल डिमांड के अंदर
पहले दो फैक्टर समझ लिए, प्राइस ऑफ गिवन गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, दैट इज इनकम ऑफ बायर या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर। बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोगों को। इनकम ऑफ बायर या इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर मैं आपसे जर्नल क्वेश्चन पूछूं, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो डिमांड ज्यादा करेगा या कम करेगा? आप बोलोगे सर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा, उसके पास पैसे ज्यादा आ गए, एक्जैक्टली ये बोलोगे आप। लेकिन इनकम ऑफ कंज्यूमर में भी आप अलग अलग दो गुड्स समझा सकते हो। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स जो जर्नली हाई क्वालिटी गुड्स हैं, इनकम बढ़ने के साथ साथ हम डिमांड बढ़ाते हैं। पर कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो लो क्वालिटी की होती हैं, उन्हें बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है, जो लो क्वालिटी गुड्स है, इंफीरियर गुड्स, इनकी डिमांड इनकम बढ़ने के बाद कम हो जाती है क्योंकि लो क्वालिटी गुड्स कहलाती है। मैं आपको दोनों गुड्स को डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनकम ऑफ कंज्यूमर में आप दो गुड्स समझाओगे। सबसे पहला नॉर्मल गुड्स। आप पहले नॉर्मल गुड्स को समझो कि ये क्या है। मैं क्या लिखता हूं, सुनना ध्यान से। These are those goods. These are those goods which have direct relationship with income of consumer। मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर या बायर increases, demand of normal goods also increases। demand of normal goods also increases। These goods are generally high quality goods। ये आपको याद रखना है, these goods are generally high quality goods। ये मीनिंग नहीं है, मीनिंग आपका ऊपर है। जिन गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। अब कैसे है, क्या है, समझाओ सर। बेटा आपकी नॉर्मल लाइफ में आप जो भी गुड यूज करते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ हाई क्वालिटी भी आती है, लो क्वालिटी भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल पे जाता हूँ सीधा ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क यूज करते हैं, मिल्क फुल क्रीम भी आता है, मिल्क टोन्ड भी आता है। जो टोन्ड मिल्क है उसको बोलता हूं मैं थोड़ा सा लो क्वालिटी गुड्स, क्योंकि फुल क्रीम जो है वो हाई क्वालिटी गुड है। मेरी बात समझना, फुल क्रीम मिल्क जो है इसको बोलता हूं मैं नॉर्मल गुड्स, क्योंकि यहां पर इससे ऊपर क्वालिटी दूध की कोई है। तो अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, फुल क्रीम मिल्क की डिमांड को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल और हमारे पास है, अगर हम बात करें घी की, तो एक आता है डालडा घी। अब कई बच्चों को नहीं पता होता, बहुत लो क्वालिटी का घी होता है, डालडा एंड देसी घी। अब लोग देसी घी की डिमांड बढ़ाएंगे अगर उनकी इनकम ज्यादा है, तो इनकम नहीं है तो कहां से लेंगे? तो इनकम बढ़ने पर हम जर्नली हाई क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल और हमारे पास है, हम अगर क्लोथ्स की बात करें तो लोकल क्लोथ्स एंड ब्रांडेड क्लोथ्स। आपकी इनकम अगर ज्यादा हो, आप ब्रांडेड क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ाते हैं ना, क्योंकि वो हाई क्वालिटी क्लोथ्स हैं। तो इनकम बढ़ने पर ब्रांडेड क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स हैं, हाई क्वालिटी गुड्स हैं। लोकल क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नॉर्मल गुड्स जनरली वो गुड्स हैं जो हाई क्वालिटी गुड्स हैं, इंफीरियर गुड जनरली वो गुड्स हैं जो थोड़ी सी लो क्वालिटी गुड्स। मेरी बात समझना। तो आपकी इनकम अगर बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाओगे, क्योंकि आप ले सकते हैं। आपकी इनकम कम हो गई, आप नॉर्मल गुड्स यानी कि हाई क्वालिटी गुड्स की डिमांड को नहीं बढ़ा पाओगे। आपके पास इनकम इनकम कम है तो आप इंफीरियर गुड्स पे जाएंगे, उनकी डिमांड को। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप इनको क्यों लेंगे? लो क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनको आप क्यों लेंगे? तो इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ
नेगेटिव रिलेशन है, आप ध्यान से देखो, और नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, आप ध्यान से देखो। तो नॉर्मल गुड्स का रिलेशन पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स का रिलेशनशिप नेगेटिव, किसके साथ? इनकम के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है, नॉर्मल गुड्स को पॉजिटिवली, इंफीरियर गुड्स को नेगेटिव। ऑब्वियस ही बात है यार, आप सिंपल एग्जांपल लेके चलो, हाई क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। हाई क्वालिटी गुड्स जो है वो नॉर्मल गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स जो है इंफीरियर गुड्स है। आपकी इनकम बढ़ती है तो आप हाई क्वालिटी गुड्स पे जाते हैं, इट मींस आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाते हैं। अगर आपकी इनकम कम होती है तो थोड़ी सी लो क्वालिटी पे चले जाते हैं आप इंफीरियर गुड्स पे चले जाते हैं, आप उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। तो इंफीरियर गुड्स का रिलेशनशिप इनकम के साथ नेगेटिव है, नॉर्मल गुड्स का रिलेशनशिप इनकम के साथ पॉजिटिव है। इसको आपको रटना नहीं है, समझना है। ऑब्वियस आपकी इनकम बढ़ेगी, आप हाई क्वालिटी गुड्स पे जाओगे, और हाई क्वालिटी गुड्स कौन सी है? नॉर्मल गुड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकम वाला पॉइंट। हमने इंडिविजुअल डिमांड के 3 फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए, प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर। चौथा जो फैक्टर है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस किस चीज के लिए है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बहुत बढ़िया वाली चीज है कोई, जिसको सब लोग पूछते हैं, सब लोग उसकी डिमांड करते हैं, पर आपको पसंद नहीं, उसके प्राइस कितने भी कम हो जाए फिर भी नहीं लोगे, क्योंकि आपको उसका टेस्ट समझ नहीं आता, आप उसको प्रेफरेंस नहीं देते हो। कई लोग होते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट्स पसंद ही नहीं करते। अब देखो कितने लोग एप्पल के पीछे पागल होते हैं, मेरे को एप्पल प्रोडक्ट ही बाय करना है, चाहे वो लैपटॉप हो उसका, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो वॉच हो, मेरे को प्रोडक्ट्स एप्पल के खरीदने हैं। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं एंड्रॉयड लवर्स, एप्पल हाई क्वालिटी है मान लिया, अच्छा है मान लिया, हमें नहीं चाहिए, हमें पसंद ही नहीं है। तो लोगों को टेस्ट पसंद नहीं है, प्राइस का मैटर यहां पर नहीं है। टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस की बात कभी नहीं करेंगे, आप बोलेंगे जिस चीज का टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल रखता है उसकी डिमांड को बढ़ता है, और जिस चीज के लिए कंज्यूमर का टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल है, उसकी डिमांड को कम कर देता है। आपको ये समझाना है, लिखेंगे कैसे? इफ कंज्यूमर हैव फेवरेबल टेस्ट अबाउट एनी कमोडिटी, देन डिमांड इंक्रीजेस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट किसी कमोडिटी के लिए अनफेवरेबल है, डिमांड डिक्रीजेस। सो सिंपल। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके अंदर फैशन की बात भी कर सकते हैं, जिस चीज का फैशन चल रहा है उसकी डिमांड बढ़ेगी, नो मैटर व्हाट द प्राइस। लोग प्राइस नहीं देखते अगर फैशन। यहां पर प्राइस की बात करनी नहीं, आपको अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हो आप, प्राइस की बात आप कर चुके हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फैशन में जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती रहती है, चाहे प्राइस कितना भी हो। अब देखो क्लोथ्स की बात करो, और अब जीन्स आती हैं, कितनी महंगी महंगी आती हैं, ब्रांडेड भी, अगर आप देखें फिर भी लोग खरीदते हैं। फैशन, तो फैशन बदलता रहता है, फैशन के साथ साथ लोग बदलते हैं, लोग डिमांड चेंज करते हैं, प्राइस नहीं देखते फिर लोग। तो फैशन भी, टेस्ट भी, प्रेफरेंस भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इसलिए एक पॉइंट बनाया गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड का फैक्टर है टेस्ट प्रेफरेंस, है ना? ऐसे समझाएंगे। ओके, लास्ट फैक्टर इसका, इंडिविजुअल डिमांड का। अभी हमने मार्केट डिमांड के फैक्टर्स नहीं पढ़े, हम किसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड के। हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। होता क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्ट। उसका लास्ट फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। किस चीज की? अबाउट प्राइस। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 वीक बाद इस चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज की बात बताता हूं कि मुझे मान लो गोल्ड खरीदना है, और मुझे लग रहा है कि दिवाली आने वाली है फॉर एग्जाम्पल। ऐसा केस होता है सबके साथ कि दिवाली आने वाली होती है, सबको पता होता है कि गोल्ड के प्राइस दिवाली में बढ़ जाएंगे, बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत बढ़ जाते हैं। तो दिवाली पर अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ने हैं तो आप सोचते हो कि यार मैं 1 महीना पहले ले लेता हूँ, प्राइस बढ़ेंगे, तब पैसे ज्यादा लगेंगे, कम से कम 5,000 फालतू लगे, 10,000 फालतू लग जाएंगे, मैं क्यों वेस्ट करूँ, आज खरीद लेता हूँ। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट, आपको एक्सपेक्टेशन बताने कंज्यूमर की, और फिर आज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा वो बता। मेरी बात समझना, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ गोल्ड, गोल्ड एग्जांपल है, वैसे आप लिखोगे, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट
दैट प्राइस विल राइज इन फ्यूचर, अगर प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, लग रहा है कंज्यूमर को ऐसा, ही विल बाय मोर इन प्रेजेंट. इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट. अगर कल प्राइस कम होंगे तो आज खरीद लेगा ज्यादा, कम खरीदेगा कल खरीदेगा ज्यादा. अगर कल प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज वो ज्यादा. फिर से, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल राइज इन फ्यूचर, ही विल बाय मोर इन प्रेजेंट. इफ ही एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, कल प्राइस कम होने वाला है तो आज वो कम खरीदेगा, कल सस्ता होने वाला है कल लेंगे उसको. आया समझ? इसे बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. तो ये 5 फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. कौन सी डिमांड के फैक्टर्स हैं? ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर.